अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय नशा। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग के सनसनीखेज कोर्ट कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। मंजर इसी अदालत का था और गवाहों वाले कटहरे में शाजिया कुरैशी का बड़ा भाई शकील कुरैशी खड़ा था। शकील की उम्र 45 साल थी। वो मुतनासिब बदन का मालिक, एक दराज कामत शख्स था। उसके बाएं गाल पर आंख से थोड़ा नीचे कट का एक निशान था। ये चोट खासी पुरानी दिखाई देती थी। इसकी बहन और मकतूल की बेवा शाजिया कुरैशी भी कमरा अदालत में मौजूद थी। शकील कुरैशी ने सच बोलने का खलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड कराया तो वकील इस्तगासा फिटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया। इसने ढीले ढाले अंदाज में जिरा का आगाज करते हुए गवाह से पूछा, शकील साहब, मकतूल की लाश को सबसे पहले आपने देखा था। मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताएं कि वक़्वा के रोज़ मकतूल के ऑफिस में क्या हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो पिछले साल फरवरी की 24 तारीख की सपहर थी। वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, मैं एक ज़रूरी काम से दूल्हा भाई से मिलने इनके ऑफिस गया था। भाई साहब से तो मुलाकात हो नहीं सकी इनकी। वाज़ेह रहे कि इस केस को अदालत में लगे हुए अब कमोबेश 1 साल हो चुका था। इन दिनों जनवरी का महीना चल रहा था। गवाह ने भर्राई हुई आवाज़ में अपनी बात अधूरी छोड़ी तो वकील इस्तगासा ने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, शकील साहब, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, मगर आपको जिस मकसद के लिए अदालत में बुलाया गया है उसका हुसूल भी ज़रूरी है। आप मेरी बात तो समझ रहे हैं ना? जी, वो नमनाक लहजे में बोला, आपकी तरह मैं भी यही चाहता हूँ कि दूल्हा भाई के कातिल को करारे वाकई सज़ा मिले। आप पूछें मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं, मैं आपके हर सवाल का खरा और सच्चा जवाब दूंगा। इस्तगासा को आपसे ऐसे ही ताउन की ज़रूरत है। वकील इस्तगासा ने ठहरे हुए अंदाज में कहा, अदालत जानना चाहती है कि आपने चाय वारदात पर क्या देखा था। जब मैं दूल्हा भाई के ऑफिस पहुंचा तो इनकी सेक्रेटरी फरजाना अपनी सीट पर मौजूद नहीं थी। वो मोतदिल अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, मैं अमूमन फरजाना से पूछकर ही दूल्हा भाई के कमरे में जाया करता था। इस वक्त मंजूर हुसैन किचन में कुछ कर रहा था। मैंने इससे पूछा कि फरजाना कहाँ है। उसने मुझे बताया कि फरजाना की अम्मी को हार्ट अटैक आया है। वो अपनी अम्मी को देखने अस्पताल गई है। मैंने मंजूर से दरियाफ्त किया, क्या बॉस अपने कमरे में मौजूद हैं? मैं इनसे मिलने आया हूँ। मंजूर ने जवाब दिया, आप अंदर चले जाएं, बॉस इस वक्त अकेले ही बैठे हैं। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बताने लगा, मैं कमरे में दाखिल हुआ तो दूल्हा भाई अपनी कुर्सी में इस तरह धंसे बैठे थे कि इनके सर से खून निकल रहा था। इनकी हालत देखकर मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि वो इस जहाने पानी से कूच कर गए थे। मैंने चीख कर मंजूर हुसैन को आवाज़ दी। वो लपक कर मेरे पास आया। दूल्हा भाई की मौत का मंजर देखकर वो भी हवास बाख्ता हो गया और उसने खौफजदगी के आलम में मुझे बताया कि चंद मिनट पहले हुंडी वाला बास को 10 लाख रुपए देने आया था। मैंने दूल्हा भाई की मेज़ की दराजें वगैरह चेक की तो कहीं पर भी मुझे 10 लाख रुपए रखे नजर नहीं आए। ये इतनी छोटी रकम नहीं थी कि दूल्हा भाई ने हुंडी वाले से लेकर अपनी किसी जेब में रख ली हो। ताहम मैंने इनकी तमाम जेबें भी अच्छी तरह चेक की, मगर मेरी ये कोशिश भी नाकाम रही। इस सिचुएशन में यही बात समझ में आई कि वो हुंडी वाला बंदा ही दूल्हा भाई को शूट करने के बाद 10 लाख रुपए अपने साथ ले गया है। मैंने फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया। बाद अज़ां पुलिस ने मुलजिम को उसके हुंडी वाले ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया। फिर वो जज की तरफ देखते हुए जज्बाती अंदाज में बोला, सर, मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील है कि आप मेरे दूल्हा भाई के कातिल को फांसी की सज़ा सुना दें। अच्छी तरह सोच कर बताएं। वकील इस्तगासा ने गवाह की आंखों में देखते हुए कहा, वक़्वा के रोज़ आप कितने बजे मकतूल के ऑफिस पहुंचे थे? दूल्हा भाई ने मुझे 3 बजे ऑफिस आने को कहा था, उसने जवाब दिया, और मैं ट्रैफिक की वजह से चंद मिनट लेट हो गया था। मेरे ख्याल में इस वक्त 3:05 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट हुए होंगे। योर विटनेस, वकील इस्तगासा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। शकील साहब, मैंने इस्तगासा के गवाह पर अपनी जिरह का आगाज़ करते हुए कहा, आपने अपने वकील साहब को बताया है कि वक़्वा के रोज़ मकबूल ने आपको 3 बजे अपने ऑफिस बुलाया था। अगर कोई हर्ज ना हो तो मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताएं, मकतूल के पास आपकी आमद का सबब क्या था? कोई हर्ज नहीं है वकील साहब, वो बेपरवाही से बोला। दरअसल दूल्हा भाई अपने 10 लाख रुपए मेरे बिजनेस में लगाना चाहते थे।
उन्होंने मुझे बताया था कि मस्कत वाली पार्टी 24 फरवरी की दोपहर हुंडी से 10 लाख रुपए भेजेगी, लिहाजा मैं 3 बजे इनके दफ्तर आकर वो रकम ले जाऊं। लेकिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वहां बिसात ही उलट चुकी थी। ये भी तो हो सकता है कि बिसात उल्टाने में आप ही का हाथ हो। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर सनसनाते हुए लहजे में कहा। आप 3 बजे मकतूल से मिलने उसके ऑफिस पहुंचे, 10 लाख रुपए इससे लिए और इसकी खोपड़ी में गोली उतारने के बाद। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तगासा की एहतिजाजी आवाज कोर्ट रूम में गूंजी। मेरे फाजिल दोस्त हद से तजावुज कर रहे हैं। ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि शकील साहब जब ऑफिस पहुंचे तो वहां मंजूर हुसैन भी मौजूद था। उसी ने शकील साहब को मकतूल के कमरे में जाने के लिए कहा था। शकील साहब ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, इन्हें मकतूल मुर्दा हालत में पड़ा मिला था। अगर शकील साहब ने मकतूल को शूट किया था तो मंजूर हुसैन ने गोली चलने की आवाज क्यों नहीं सुनी? आला कत्ल पर साइलेंसर तो नहीं लगा हुआ था। ऑब्जेक्शन सस्टेन। जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा और फिर मुझसे पूछा, बेग साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स योर ऑनर, मैंने पुरएतमाद अंदाज में कहा। मेरे फाजिल दोस्त जिस पॉइंट के इस्टेब्लिश होने की बात कर रहे हैं, इसके 3 किरदार हैं, मंजूर हुसैन, शकील कुरैशी और मेरे फाजिल एंड होनहार दोस्त। मजे की बात यह है कि इन तीनों किरदारों का ताल्लुक इस्तगासा से है। बल्फाज़े दीगर ये तीनों मेरे मुवक्किल के दुश्मनों की 3 मैन आर्मी है। लेकिन मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया और फिर सिलसिला दलाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा। लेकिन मैंने इनमें से एक किरदार मंजूर हुसैन की दरोग गोई को मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने आशिकारा कर दिया है। यह इन मुमकिन है कि मंजूर हुसैन और शकील कुरैशी अंदर से मिले हुए हों। आप इस्तगासा के मोअज़्ज़िज़ गवाहों पर घिनौना इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वकील इस्तगासा ने नापसंदीदा नज़र से मुझे घूरते हुए पूछा, इस गिरी हुई हरकत का कोई ठोस सबूत है आपके पास? बिल्कुल है मेरे पास सबूत, मैंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। फिर जज की तरफ रुए सुखन मोड़ते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, जनाबे अली, अगर प्रोसिक्यूशन मुझे विटनेस बॉक्स में खड़े हुए शकील कुरैशी पर अपनी जिरा मुकम्मल करने का मौका दे तो मैंने अभी जिस इम्कान का जिक्र किया है इसे मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने पेश भी और साबित भी करके दिखा दूंगा। जज ने दो टोक अंदाज में कहा, मिस्टर बेग प्लीज कंटिन्यू। मैं इस्तगासा के गवाह की जानिब मुड़ा और मोतदिल अंदाज में इस्तफसार किया, शकील साहब आप ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं जिसमें मकतूल अपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता था? मैं रियल एस्टेट का काम करता हूं जनाब, उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया। सरजानी टाउन में एक हाउसिंग स्कीम अनाउंस हुई थी जिसमें खासे सस्ते प्लॉट मिल रहे थे। मैंने दूल्हा भाई से इसका जिक्र किया तो वो मचल गए। उन्होंने मुझसे कहा कि वो भी इस प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए लगाना चाहते हैं। आपकी रिहाइश कहाँ पर है? मैंने सवालात के ज़ाविये में तब्दीली लाते हुए पूछा। महमूदाबाद में, उसने तुरंत जवाब दिया। ये वही घर तो नहीं जहाँ से 1 साल पहले आपने अपनी अकलौती बहन को रुखसत किया था? मैं मकतूल की बेवा शाजिया कुरैशी का तज़किरा कर रहा हूँ जो इस वक्त अदालत के कमरे में मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल वही घर, वो जल्दी से बोला। आप मज़कूरा घर वाक़ई महमूदाबाद में कब से रह रहे हैं? मैंने अपनी जिरह में तेज़ी लाते हुए गवाह से इस्तफसार किया। कमोबेश 10 साल से, उसने मोहतात अंदाज में जवाब दिया। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक तो आप दोनों लगभग 1.5 साल पहले इस घर में आबाद हुए थे। मैंने तीखे लहजे में कहा। चंद रोज़ बाद शाजिया ने मकतूल के ऑफिस में बतौर सेक्रेटरी मुलाजमत कर ली थी और कोई 6 माह बाद दोनों रिश्ता अज़दवाज में बन गए थे। शाजिया की जॉब और शादी के बारे में आपने ठीक कहा है, वो बेजारी से बोला, लेकिन महमूदाबाद वाले घर में हमारी रिहाइश के हवाले से आपकी मालूमात दुरुस्त नहीं हैं। इस अमर की तस्दीक के लिए आप मेरे पड़ोसियों को गवाही के लिए यहाँ बुला सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि हम कितने अरसे से इनके पड़ोस में रह रहे हैं। वो बड़े एतमाद के साथ मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने अपने मोहसिन अनवर शिराजी के ताउन से वो कड़ी दौड़ धूप इसलिए नहीं की थी कि इस्तगासा का कोई गवाह भरी अदालत में मुझे चूना लगाकर चलता बने। इसकी कभी भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी शकील साहब, क्योंकि मैंने आपके एक पड़ोसी को सफाई के गवाह की हैसियत से आज की अदालती कार्रवाई के लिए मदऊ कर रखा है। वो इस वक्त कोर्ट रूम के बाहर मेरे बुलावे का मुंतज़िर है और मैं आपको निपटाने के लिए बेकरार। मेरे लफ्ज़ निपटाने पर अच्छा खासा दबाव डाला था। शकील कुरैशी के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, ताहम उसने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए बेपरवाही से कहा, ठीक है देख लेते हैं।
शकील साहब, क्या शाजिया आपकी सगी बहन है? मैंने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। वो इस तरह उछला जैसे मैंने बिजली के नंगे तार को उसके जिस्म से छू दिया हो, लेकिन फौरन से पेशतर उसने अपनी कैफियत पर काबू पा लिया और खासे संभले हुए मगर बरहमी भरे लहजे में मुझसे पूछा, आपको हमारे भाई बहन होने पर कोई एतराज़ है क्या, या किसी किस्म का कोई शक है? शक है और ना ही ऐतराज़, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, बल्कि मैं हैरान हूँ, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। ऐसा सोचकर तो मेरा दिमाग ही फटने लगता है के ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तगासा ने चीख से मुशाबा आवाज़ में कहा। डिफेंस ने अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए नई तर्ज का कोई ड्रामा शुरू कर दिया है। बेग साहब, आसान अल्फाज में वजाहत करें, जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको डिस्टर्ब कर रखा है? जनाबे आली, आप मुझसे इल्म, तजुर्बे और कानून फहमी के मामलात में बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैंने तो कहीं पढ़ा और ना ही किसी से सुना है कि पाकिस्तान के कानून ने सगे भाई बहनों को आपस में शादी की इजाज़त दे दी है। क्या आपके इल्म में ऐसी कोई खबर है? मेरे इन अल्फाज ने गोया कोर्ट रूम में एक भौचाल ऐसी कैफियत पैदा कर दी थी। वकील इस्तगासा, इंक्वायरी ऑफिसर और जज समेत हर शख्स उलझन भरी नज़र से मुझे ही देख रहा था। हाज़रीन अदालत में चेमगोइयों का सिलसिला चल निकला था और वो भी बावाज़े बुलंद। देखते ही देखते अदालत का वो कमरा मछली बाजार का नक्शा पेश करने लगा था। ऑर्डर इन माई कोर्ट प्लीज़, जज ने चौबी हथौड़े की मखसूस आवाज़ के साथ कहा। ऑर्डर ऑर्डर। यकायक कोर्ट रूम में खामोशी छा गई। जज ने मुझसे इस्तफसार किया। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई कानून साजी नहीं है और ऐसा किसी भी कीमत पर हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ पर इस किस्म के बेहुदा, मखरबे इखलाक और शर्मनाक कानून की कोई गुंजाइश नहीं। योर ऑनर, वकील इस्तगासा ने जहरीले लहजे में कहा, आप डिफेंस से ये तो पूछें कि उसने ऐसी घटिया बात की ही क्यों? जज ने मुझसे कहा, बेग साहब, आपको इसकी वजाहत करना पड़ेगी। मैंने एक फूला हुआ भूरे रंग का लिफाफा जज की मेज पर रखने के बाद ठोस अंदाज में कहा, जनाबे अली, आज से 5 साल पहले शाजिया ने शकील कुरैशी के साथ ब्याह रचाकर खुद को शाजिया कुरैशी बना लिया था। इस शादी के बाद ये दोनों फ्रॉड मियाँ बीवी नाजमाबाद के इलाके में वाक़ फिरदौस गार्डन नामी एक बिल्डिंग में फ्लैट लेकर किराएदार की हैसियत से रहने लगे थे। मैंने मकतूल की बेवा पर जिरह के दौरान में जब इस अपार्टमेंट्स बिल्डिंग के बारे में इस्तफसार किया था तो उसने कहा था कि वो कभी मज़कूरा बिल्डिंग में नहीं गई, बल्कि उसका कहना तो ये था कि उसने फिरदौस गार्डन का नाम ज़िंदगी में पहली बार मेरी ज़बान से सुना है। यानी वो अपार्टमेंट बिल्डिंग जिसमें वो शकील कुरैशी की बीवी की हैसियत से लगभग 3.5 साल तक रिहाइश पजीर रह चुकी थी। मकतूल की बेवा की ये गलत बयानी संगीन जुर्म के ज़ुमरे में आती है। ये सच है कि शाजिया और शकील में मियाँ बीवी ही का रिश्ता है, बाकी सब कुछ इनके ब्लडी बिजनेस का तकाजा है। ये इसी तरह भाई बहन बनकर अमीर लोगों का शिकार करते हैं और याकूब मजीद इनका पहला शिकार नहीं था। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब अली, वकील इस्तगासा की बिफरी हुई आवाज़ कमरा अदालत में सुनाई दी। मेरे फाजिल दोस्त हवा में किले तामीर करने के माहिर हैं। ये केस अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है और मौसूफ की नित नई कहानियाँ ही ख़त्म नहीं हो रहीं। ये तो कोई बात ही ना हुई। यही तो एक काम की बात हुई है माय डियर काउंसलर, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। फिर रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, जनाब अली, इस पूरे लिफाफे के अंदर शाजिया और शकील के निकाहनामे की एक फ़ोटो कॉपी के अलावा इनके चंद वेडिंग फ़ोटोग्राफ्स भी हैं। मज़ीद सबूत के लिए मैं इनके एक साबिक पड़ोसी अब्दुल मुनाफ को सफाई के गवाह की हैसियत से अंदर बुलाना चाहूँगा। अब्दुल मुनाफ पिछले 15 साल से फिरदौस गार्डन का रिहायशी है। ये दोनों नौसरबाज मियाँ बीवी 3.5 साल तक इसके पड़ोसी रहे हैं। बेग साहब, आप अपने गवाह को बुला लें, ये कहते हुए जज ने मेरे फराहम करदा वो भूरे लिफाफे को खोल लिया। ठीक 2 मिनट में विटनेस बॉक्स में मेरा गवाह अब्दुल मुनाफ खड़ा था। इस दौरान में जज ने शाजिया और शकील के निकाहनामे की मुसद्दका कॉपी के अलावा इनकी शादी की वो तस्वीर भी देख ली थीं जिनमें वो स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के रूप में एक सोफे पर बराए जमान थे। अब्दुल मुनाफ की गवाही ने गोया इन शातिर साजिशी मियाँ बीवी को सरे अदालत बेनकाब कर दिया था। इस मौके पर मैंने दबंग अंदाज में कहा,
जनाब आली, सूरत-ए-हाल रोज़े रोशन की मानिंद आया है। मोअज़्ज़िज़, अदालत के सामने दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो चुका है। शाज़िया कुरैशी ने शकील कुरैशी की मनकूहा होते हुए मकतूल से शादी करके संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया था, और ये औरत इससे पहले भी ऐसे घिनौने खेल खेलती रही है जिसमें शकील कुरैशी इसका साथी रहा है। अब की बार इन लोगों ने मकतूल के नमकख्वार मंजूर हुसैन को भी खरीद कर अपने साथ मिला लिया था। इन्हें अपने मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने की जल्दी नहीं थी, लेकिन मकतूल को किसी तरह इनके नापाक अज़ाइम की भनक मिल गई। इनकी साज़बाज़ से आगाह होते ही मकतूल ने अपनी वसीयत तब्दील कराने का फैसला कर लिया। नई वसीयत की रूह से मकतूल की मौत के बाद उसके कारोबार और जायदाद से शाज़िया को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलना थी, बल्कि मकतूल तो इस बदकिरदार औरत को अपनी ज़िंदगी से निकालने का हतमी फैसला कर चुका था। मकतूल के वकील ने 27 फरवरी को मकतूल से मीटिंग फिक्स कर ली थी, लेकिन बदकिस्मती से मकतूल और उसके वकील के दरमियान होने वाली ये निहायती अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू शाज़िया ने छुपकर सुन ली। लिहाजा इन कमीने मियाँ बीवी ने 27 फरवरी से पहले ही मकतूल को लुढ़काने का फैसला कर लिया, क्योंकि अगर मकतूल अपनी वसीयत तब्दील कराने में कामयाब हो जाता तो शाज़िया के हिस्से में कुछ न आता और मकतूल का सब कुछ उसकी साबिका बीवी आसिमा और बेटी नईमा के हो जाता। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक आसूदा सांस खारिज की और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, वसीयत में तब्दीली वाले मामलात के बारे में मुझे मकतूल के वकील आरिफ गिलानी साहब ने बताया है, और वही मेरे अगले गवाह भी हैं। मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त से हाई कोर्ट के वकील जनाब आरिफ गिलानी को गवाही के लिए पेश करना चाहूँगा। इधर मेरी बात ख़त्म हुई, उधर जज की चौंकी हुई आवाज़ कोर्ट रूम में गूंजी, ये दोनों कहाँ चल दिए? कुरैशी साहब तो चुपचाप ही खिसकने के चक्कर में दिखाई देते हैं। हाज़रीन अदालत में से एक खातून ने बाआवाज़ बुलंद कहा, लगता है इन्हें डिफेंस के दलाइल पसंद नहीं आए। ओहो, शाज़िया कुरैशी भी साथ हैं, एक शख्स ने तंज़िया अंदाज में कहा। ऐसा महसूस होता है कि यहाँ दाल नहीं गली तो किसी और पार्टी को बकरा बनाने जा रहे हैं। कोर्ट स्टाफ, रोको इन्हें, जज ने तहकमाना अंदाज में कहा। अगर ये निकल गए तो फिर हाथ नहीं आएंगे। एक मुसल्ला गार्ड ने जज के हुक्म की तामील करते हुए अपनी राइफल इन दोनों पर तान ली और फिर धमकी आमेज लहजे में कहा, रुक जाओ और हाथ ऊपर, अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की तो इधर ही ढेर कर दूंगा। वो मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करने के लिए बाहर जाना होगा, शकील कुरैशी ने बौखलाहट आमेज लहजे में कहा। मैं 5 मिनट में लौट आऊँगा, शाज़िया लुकनज़दा आवाज़ में बोली, और शकील के साथ मेरा जाना भी ज़रूरी है, ये एक प्राइवेट इशू है, प्लीज़। तुम दोनों ने मकतूल याकूब मजीद का बिजनेस और मालो जायदाद हथियाने के लिए जो गठजोड़ की थी और इस मकसद को कबल अज़ वक्त हासिल करने की गर्ज से हंगामी बुनियादों पर जिस तरह मेरे मौक्किल को इस काशिफ अली को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की थी, वो सब अदालत के सामने खुल चुका है। मैंने इन मकरू किरदार मियाँ बीवी की तरफ देखते हुए नफरत अंगेज लहजे में कहा, अब तुम लोग अपने तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंटल इशूज़ को अपनी मर्जी से निपटाने का इख्तियार नहीं रखते। इस कमरे से तुम दोनों पुलिस कस्टडी में जाओगे। इसके बाद बरास्ता अदालत जिंदगी भर के लिए जेल की संगलाख दीवारों के पीछे तुम्हारा दायमी मस्कन है, और तुम्हारे हाथ अपने ज़मीर को फ़रोख्त करने वाले मंजूर हुसैन का ठिकाना भी इधर ही है। फिर मैंने जज को मुखातिब करते हुए कहा, दैट्स ऑल योर ऑनर। जज ने मुसल्ला गार्ड और इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ देखते हुए इंतहाई खुशीले लहजे में मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया, अरेस्ट देम। अगले ही लम्हे शाज़िया कुरैशी और शकील कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। जज ने तफ्तीशी अफसर से कहा, मकतूल के नमक हराम मुलाजिम मंसूर हुसैन को भी इन फरार जोड़े के साथ ही जेर तफ्तीश रखकर इस मुकदमे का नया चालान जल्द से जल्द पेश किया जाए। अगली पेशी तक अदालती कार्रवाई को मुलतवी किया जाता है। इस मौके पर वकील इस्तगासा की हालत देखने के लायक थी। उसके चेहरे पर कुछ इस किस्म के तासुरात थे जैसे इसके हाथों के सारे मियाँ मिट्ठू एक साथ फुर से उड़ गए हों। काशिफ अली की बाइज्जत बर्रियत के एक हफ्ते बाद अनवर शिराजी मुझसे मिलने ऑफिस आया। रस्मी अलेक सलेक के बाद उसने कहा, तो आप एक और मुकदमा जीत गए, और वो भी आरिफ गिलानी की गवाही के बगैर ही। ये तो हमारी खुशकिस्मती और इन जलील मियाँ बीवी की बदबख्ती कि हकीकत हाल जज की समझ में आ गई। मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, गिलानी साहब की गवाही की गुंजाइश ही नहीं निकली, और अगर इनकी ज़रूरत पेश आ जाती तो मैं कौन सा पीछे हटने वाला था।
آپ کو تو معلوم ہی ہے میں نے اس حوالے سے سارا بندوبست کر رکھا تھا۔ جی میں جانتا ہوں، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ کا انتظام زبردست تھا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات شیرازی صاحب؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سوال کئی بار میرے ذہن میں ابھرا ہے، وہ بدستور پرخیال انداز میں بولتا چلا گیا، لیکن میں نے سوچا دوران کیس میں آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ جب اس مقدمے کا فیصلہ آ جائے گا تو میں آپ کے سامنے یہ سوال ضرور رکھوں گا۔ تو پھر بسم اللہ کریں جناب، میں نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے جیسا کہا میں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا۔ وہ میرے چہرے پر نگاہ جما کر بولا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو شازیہ قریشی پر شک کیوں ہوا تھا؟ چند سال پہلے میری رہائش ناظم آباد کے علاقے میں تھی، میں نے ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ کئی بار میرا فردوس گارڈن میں بھی جانا ہوا تھا اور میں نے شازیہ کو ادھر ہی دیکھا تھا۔ وہ ایسے حسن بلاخیز کی مالک ہے کہ اس کی دلکش صورت میرے یادداشت سے چپک کر رہ گئی۔ شازیہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اس کا شکل آشنا ہوں۔ سانس ہموار کرنے کے لیے میں نے لمحاتی توقف کیا اور پھر اپنی وضاحت مکمل کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ پیشی اول پر جب شازیہ مجھے مقتول یعقوب مجید کی بیوہ کی حیثیت سے عدالت میں نظر آئی تو میرے ذہن نے چیخ چیخ کر کہا، یہ عورت گڑبڑ ہے۔ بس پھر میں اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھ کر اس کیس کی فائل کا بغور مطالعہ کرتا چلا گیا۔ اس کے بعد کڑی سے کڑی ملتی گئی۔ جب یہ کڑیاں ایک زنجیر کی صورت اختیار کر گئیں تو میں نے آپ کو ان میاں بیوی کی کنڈلی نکالنے کا کام سونپا تھا۔ آپ کا مشاہدہ لاجواب ہے بیگ صاحب، وہ توصیفی نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا۔ آپ نے برسوں پہلے دیکھی ہوئی شازیہ کو یاد رکھا؟ میں نے معنی خیز انداز میں استفسار کیا۔ اور میرے حافظے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا مشاہدہ بھی لاجواب ہے، تحریر باکمال اور حافظہ دھانسو قسم کا ہے بیگ صاحب، وہ ستائشی انداز میں بولا۔ اسی دھانسو حافظے میں ایک یہ بات بھی محفوظ ہے کہ میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے نیم شکایتی لہجے میں کہا، آپ نے ابھی تک میری رعایتی فیس ادا نہیں کی۔ اس نے ایک بلند آہنگ قہقہہ لگایا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ سے کوئی نہیں جیت سکتا، آپ بھی نہ۔ میں اس کے تبصرے پر زیر لب مسکرانے لگا۔